हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था के उद्देश्य। इसमें सुनिए, किसी भी देश में सार्वजनिक ऋण व्यवस्था के उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति की पूर्ति। सार्वजनिक ऋण से सरकार की आर्थिक नीति की पूर्ति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मंदी काल में इससे क्रय शक्ति में वृद्धि तथा तेजी काल में उसमें कमी लाने में सहायता मिलनी चाहिए, अथवा युद्ध या आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 2, नो एडवर्स इफेक्ट ऑन मनी मार्केट, मुद्रा बाजार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। सरकारी ऋण इस प्रकार से लिया जाना चाहिए कि उससे देश के मुद्रा बाजार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इसके विपरीत उसके द्वारा मुद्रा बाजार को मजबूत होना चाहिए। नंबर 3 आता है मोस्ट कन्वीनिएंट, सर्वाधिक सुविधापूर्ण ऋण इस प्रकार से लिया जाना चाहिए कि वह सरकार के लिए सर्वाधिक सुविधापूर्ण हो। यह अधिकांशतः ऋण के समय, ब्याज दर आदि से संबंधित है। ऋण की लागत न्यूनतम होनी चाहिए। ऋण के भुगतान का समय अनुकूल होना चाहिए। अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट, यानी कि सार्वजनिक ऋण व्यवस्था के सिद्धांत। इसमें सुनिए, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रचलित हैं। नंबर 1, मिनिमम इंटरेस्ट कॉस्ट थ्योरी, न्यूनतम ब्याज लागत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को इस स्थिति में होना चाहिए कि वह न्यूनतम ब्याज लागत पर सर्वाधिक ऋण ले सके और उसका शोधन कर सके। सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज लागत उस समय न्यूनतम रखी जा सकती है जबकि देश के केंद्रीय बैंक को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सके कि वह अपनी बैंक दर नीति आदि के द्वारा ब्याज की दर कम रखे। जब बाजार में ब्याज की दरें कम रहती हैं तो सरकार अपनी प्रतिभूतियाँ अथवा ब्रांड नीची ब्याज दरों पर निर्गमित करने में समर्थ हो जाती है और इस प्रकार उसे कम ब्याज लागत पर ऋण मिल जाता है। यदि ऋणों की ब्याज लागत कम रहती है तो सरकार को थोड़ी मात्रा में ही अतिरिक्त कर लगाने पड़ते हैं। फलतः करारोपण का प्रतिकूल प्रभाव अधिक कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर नहीं पड़ता। नंबर 2 आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स थ्योरी, विनियोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि सिद्धांत। कुछ विद्वानों का मत है कि सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक ऋण पत्रों को निर्गमन करने की शर्तों आदि के संबंध में विनियोजकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। यदि विनियोजकों की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता तो सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। उदाहरण, यदि सरकार अपने अल्पकालीन ऋण को दीर्घकालीन ऋण के रूप में रखना चाहती है तो दीर्घकालीन ऋण पत्रों अथवा प्रतिभूतियों पर उसे ऐसी आकर्षक शर्तें प्रस्तुत करनी होंगी जैसे कि ब्याज की ऊंची दर अथवा ऋण पत्रों को बिना किसी हानि के नकदी में बदलने की सुविधा आदि। नंबर 3 आता है फंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट इनटू लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी कि अल्पकालीन ऋण नीति का दीर्घकालीन ऋण में निधिकरण। बुचमैन का यह कथन है कि सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए कि वह अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों के रूप में निधिकरण करने में अधिकाधिक सहायक हो, विशेष रूप से अत्यधिक दीर्घावधि वाले ऋणों के रूप में, जैसे कि बेमियादी बॉन्ड जो कभी परिपक्व ही नहीं होते, परंतु निधिकरण की ये क्रियाएं इस प्रकार से संपादित की जानी चाहिए जिससे आर्थिक स्थिरता को कोई क्षति न पहुँचे। परंतु ब्राउनली एवं एलेन का मत है कि इस नीति के जो लाभ बताए जाते हैं उनको बहुत अधिक नहीं मानना चाहिए क्योंकि देश में व्यक्तिगत अल्पकालीन ऋण विद्यमान रहते हैं और वे तमाम मौद्रिक व्यवस्था को उलझा देते हैं। नंबर 4 आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, सार्वजनिक ऋण नीति का राजकोषीय नीति के साथ समन्वय। सरकारी ऋण नीति, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है और ये सब मिलकर ही आर्थिक नीति का निर्धारण करती है।
अतः इनके बीच समन्वय होना चाहिए। सार्वजनिक ऋण नीति का संचालन राजकोषीय और मौद्रिक नीति के साथ इस प्रकार किया जाना चाहिए कि ये तीनों ही नीतियाँ आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक प्रगति के लिए अपना योगदान कर सकें तथा सार्वजनिक ऋणों की वापसी, चालू ऋणों की बदली और वे शर्तें जिन पर कि नए ऋण पत्रों का विक्रय किया जाता है, सभी को आर्थिक स्थिरता और प्रगति के लिए अपना योगदान देना चाहिए। नंबर 5 आता है मैच्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, परिपक्वता एवं वितरण। यदि कुल ऋण का एक बहुत बड़ा भाग अल्पकालीन ऋणों के रूप में है और कुल ऋण का एक बड़ा भाग बैंकों द्वारा रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में ऋण की बड़ी मात्रा नकद रूप में बनी रहने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में मुद्रा स्फीतिजनक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार ऋणों का अत्यधिक नकदीपन मुद्रास्फीति के नियंत्रण को कठिन बना देता है। वैसे ऋणों को यदि खरीद भी लिया जाए तो वह मुद्रास्फीति विरोधी उपाय के रूप में अधिक प्रभावशाली नहीं होगा। फिलिप टेलर का कहना है कि ऋण प्रबंध के 3 मुख्य सिद्धांत हैं, जो हैं ऋण प्रबंध ऐसा होना चाहिए ताकि सरकार को बाजार से ऋण की आवश्यक राशि प्राप्त हो जाए और ऐसा करते समय बाजार पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़े, साथ ही ब्याज के रूप में लागत न्यूनतम हो। ऋण प्रबंध स्थिर आर्थिक विकास के उद्देश्य को सफल बनाने में सहायक होना चाहिए, अवरोधक नहीं। ऋण की संरचना ऐसी होनी चाहिए ताकि सुविधाजनक स्थिति में सरकार को ऋण लेने की रकम से कम आवश्यकता हो। अब आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक डेब्ट, यानी कि सार्वजनिक ऋण के प्रभाव। इसमें सुनिए, किसी देश का सार्वजनिक ऋण उस देश की अर्थव्यवस्था को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। सार्वजनिक ऋण अपने में ना तो अच्छा है और ना बुरा। जहाँ तक ऋण के आर्थिक प्रभावों के स्वभाव का प्रश्न है, वह अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे ऋण की प्रकृति, रूप, शर्त, अवधि, ब्याज की दर तथा भुगतान की विधि आदि। सार्वजनिक ऋण के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सार्वजनिक आय और व्यय दोनों का ही सम्मिश्रण रहता है। इसलिए सार्वजनिक ऋण देश की आर्थिक व्यवस्था को 2 प्रकार से प्रभावित करते हैं। ऋण लेते समय तथा ऋण का उपभोग करते समय। सरकार जब ऋण प्राप्त करती है तब उसका प्रभाव प्रायः करारोपण जैसा होता है, और फिर जब ऋण से प्राप्त राशि को व्यय करती है तब उसका प्रभाव सार्वजनिक व्यय के रूप समान होता है। सार्वजनिक ऋण के प्रभावों का अध्ययन हम मोटे तौर पर निम्न के 2 शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1 है इफ़ेक्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट ऑन कंजम्पशन, यानी कि सार्वजनिक ऋण का उपभोग पर प्रभाव। इसमें वैसे निम्न के शीर्षक के अंतर्गत पढ़ सकते हैं सार्वजनिक ऋण का उपभोग पर प्रभाव। इसमें सुनिए, सार्वजनिक ऋण का उपभोग पर निम्न 2 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। गुड इफेक्ट नंबर 1, तो यानी कि अच्छा प्रभाव। सार्वजनिक ऋण के फलस्वरूप उपभोग में वृद्धि हो सकती है। ऐसा तब होता है जब लोग अपनी बचत में से सार्वजनिक ऋण देते हैं। इस ऋण के द्वारा देश में उत्पादन बढ़ता है, उपभोग वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है, इसके फलस्वरूप उपभोग में वृद्धि होती है। नंबर 2 बैड इफेक्ट, यानी कि बुरा प्रभाव। यदि सार्वजनिक ऋण का उपभोग अनुत्पादक कार्यों के लिए किया जाएगा तो इस ऋण को चुकाने के लिए अधिक खर्च लगाने पड़ेंगे। फलस्वरूप ऋण में धन लगाने के लिए वर्तमान उपभोग में कटौती करती है, तो इसका भी उपभोग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 आता है इफेक्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट ऑन प्रोडक्शन, उत्पादन पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋणों से वर्तमान व भविष्य का उत्पादन किया किस प्रकार प्रभावित होता है, इस बात की जानकारी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सार्वजनिक ऋण का इन बातों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है या प्रतिकूल। नंबर 1 है इफेक्ट ऑन एबिलिटी टू वर्क एंड सेव, कार्य करने बचत करने की योजना पर प्रभाव। इस पर 2 प्रकार से प्रभाव पड़ता है। एक तो यदि सरकार ऋण से प्राप्त किया हुआ धन ऐसी योजनाओं व कार्यक्रमों पर व्यय करती है जो उत्पादक होती है और जिनसे व्यक्तियों की उत्पादन शक्तियों में वृद्धि होती है, तो स्पष्ट है कि इस प्रकार के ऋणों से व्यक्तियों के कार्य करने, बचाने तथा विनियोग करने की शक्ति पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यदि इस राशि को ऐसी मदों पर व्यय किया जाता है जिससे निर्धन व्यक्तियों की आय बढ़ती है, तो उनकी कार्य करने की शक्ति अधिक हो जाती है। उत्पादन पर दूसरा प्रभाव उस करारोपण का पड़ता है जो कि ऋण के मूलधन व ब्याज का शोधन करने के लिए लगाए जाते हैं। ऋण से प्राप्त
धन को उत्पादन कार्यों में लगाने से मूलधन व ब्याज का शोधन करने के लिए करारोपण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्पादक कार्यों से जो भी लाभ प्राप्त होगा उसी में से उन दोनों का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके विपरीत यदि ऋणों से प्राप्त राशि को उत्पादक कार्यों में लगाया गया है तो मूलधन व ब्याज का शोधन करने के लिए कर लगाना पड़ेगा, जिससे व्यक्तियों के कार्य तथा बचत करने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि ऋणों का मूलधन व ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार उन व्ययों में कमी कर देती है जिससे उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलता है तो भी उत्पादक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, इफेक्ट्स ऑन डिज़ायर टू वर्क एंड सेव। कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा सार्वजनिक ऋण व्यक्तियों के लिए विनियोग के सबसे उत्तम और सुरक्षित अवसर प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्तियों में बचत करने की इच्छा जागृत होती है तथा बढ़ती है। परंतु सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक ऋण से कार्य करने तथा बचत की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 3 है इफेक्ट्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव। जब सरकार ऋण लेती है तब वह ऋण से प्राप्त धन को ऐसे उपयोगों में लगाती है जिसमें व्यक्ति धन नहीं लगाते हैं, अथवा वह धन जो ऐसे उपयोगों में लगाती है जिससे व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है। नंबर 3 आता है इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण पर प्रभाव। वितरण पर सार्वजनिक ऋण का निम्न 2 प्रकार से प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, गुड इफेक्ट, अच्छा प्रभाव। सार्वजनिक ऋण का वितरण पर अगलेखित अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। यदि सार्वजनिक ऋण छोटी बचतों, डाकखानों की बचतों, बैंकों में जमा होने वाली रकम आदि के रूप में लिया जाता है तो इसका लाभ देश के निर्धन वर्ग को अधिक होगा। यदि सार्वजनिक ऋण का उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाएगा तो इससे देश में निर्धन वर्ग को रोजगार प्राप्त होगा, उनकी आय में वृद्धि होगी और देश की आय की असमानता कम हो जाएगी। नंबर 2, बैड इफेक्ट, बुरा प्रभाव। सार्वजनिक ऋण के द्वारा साधारणतः आय के वितरण में असमानता बढ़ेगी। व्यवहार में अधिकतर ऐसा होता है कि धन का वर्तमान असमानता के कारण धनी व्यक्ति ही ऋण पत्र खरीदते हैं, परंतु इनके ब्याज व मूलधन के भुगतान के लिए जब कर लगाया जाता है तब इसका भार पूर्णतः निर्धन व्यक्तियों पर पड़ता है। अब नंबर 4 आता है इफेक्ट्स ऑन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति तथा विस्फीति पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋण का मुद्रास्फीति तथा विस्फीति पर भी प्रभाव पड़ता है। इन बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए यदि सरकार सार्वजनिक ऋण एकत्र करती है तो जनता के पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी तथा मांग कम होगी। इसके फलस्वरूप कीमतें कम होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।